है बच्चों, जैसा कि आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, ये चैप्टर ही ऐसा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सर आंसर कैसे लिखें, समझ में नहीं आता। एक टफ़ चैप्टर बच्चों को है, बट वेरी इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं टॉप 15 क्वेश्चंस। इसके मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बट ये 15 क्वेश्चन तकरीबन 10+ क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके पास हैं, जिनमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है जैसे मैं क्वेश्चन दूं आप अपने दिमाग में तुरंत जो है एक रफ़ लेकर बैठिए। सबसे पहले आप एक रफ़ लेकर बैठिए और जैसे ही मैं कोई चीज़ करूं तो तुरंत आपके दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए और पेन चलना स्टार्ट हो जानी चाहिए जल्दी जल्दी। जैसे डॉक्टर लिखता है ना, ऐसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऐसे 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 जो भी चीज़ें हैं, तो इस फॉर्म में आपको लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता। चलिए, मैंने कोशिश किया कि सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे असेंबल कर दूँ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन एंड देयर रिसेप्टर्स। ये बहुत फेमस वैरायटी इसमें में से मानी जाती है, तो इसमें मैं नहीं कहूँगा कि आपसे, हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि कम से कम एटलीस्ट आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब कौन सा मिल सकता है, देखिए ध्यान से, क्या पढ़ना होता है आपको। ये जैसे आई है, तो आई का काम क्या होता है, आप सभी को पता है, आई का काम देखने का होता है ना। ये फंक्शंस आपको याद हो जाएंगे। मेन चीज़ याद करना क्या है, ये सबसे मेन चीज़ है ये रिसेप्टर याद करना कि आई के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं। फोटो, जहाँ भी वर्ड आ जाए फोटो, इसका मतलब यहाँ पे सनलाइट की बात हो रही है, यानी देखने की बात हो रही है। रॉड और कोन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन आई के अंदर, आपने पढ़ा होगा। ईयर्स के अंदर फोनो रिसेप्टर बोलते हैं, और कई बार इसको बोलते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर। जैसे ऑडियो होता है, ऑडियो का काम सुनने का है ना, ऑडियो हम सुनते हैं। उसके बाद आता है नोज़, जिसे हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। फिर आता है टंग, जिसे हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, है ना, टंग। और स्किन में प्रेजेंट होता है थर्मो रिसेप्टर। अब इसमें से अगर मैं अनुमान लगाऊं कि इसमें से कौन सा पूछा जा सकता है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नोज़ और टंग। तो ये पहली चीज़ है। ठीक, आगे अब आता है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन इंसेंस अगरबत्ती। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन माना जाता है कि अगरबत्ती की स्मेल को हम कैसे सूंघते हैं। तो बिल्कुल आसान है, बहुत इजी लैंग्वेज में। देखिए, व्हेन द इंसेंस स्टिक बर्न, जैसे ही सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन पोर्शन को जो आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप जलाते हो, इन वेपर प्रोड्यूस होता है और इसकी अपनी खुद की स्मेल होती है। बिल्कुल सही बात सर। और ये स्मेल जो है आप सभी को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, अभी आपको नाक वाला पता चला, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ने इसको क्या किया है, नोज़ के अंदर जो होता है उसको डिटेक्ट किया है, और उसके बाद जो है ये एक केमिकल रिएक्शन सेट करते हैं जो सीधा जनरेट करता है क्या, अभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी ब्रेन को सिग्नल देगा। तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन, कौन से न्यूरॉन, 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। तो सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन गए हैं, कहाँ तक गए हैं, फोर ब्रेन तक। और फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट होता है, सेरिब्रम, यहाँ तक गए हैं और वहाँ से इसको सूंघा है, पता चला है। ये पूरी कहानी तो देखो, जिस पे मैंने हाईलाइट किया है वही पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब फिर आते हैं, हाउ आर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड। तो भाई साहब, ये तो सबसे वीआईपी क्वेश्चन है, ये सबसे वीआईपी है। नर्व इम्पल्स किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, आसान है, बहुत बहुत ईजी है। देखिए, सबसे पहले क्या है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। अब कनेक्ट कर, ऐसे देखो लाइन पॉइंट वाइज कितना मस्त है। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया किससे, सबसे पहले स्टिमुलस आया होगा, बिल्कुल सर, और ये न्यूरॉन के डेंड्राइट पे आया होगा, न्यूरॉन के डेंड्राइट पे न्यूरॉन। अगला, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमने इम्पल्स आया और हमने जैसे ही हमारे पास स्टिमुलस आया, हमें पता चला, हमने इम्पल्स को जनरेट किया, यानी एक केमिकल रिएक्शन को सेट किया, है ना, न्यूरॉन के अंदर। फिर आता है फ्लो इनसाइड। अब ये न्यूरॉन के अंदर पहले फ्लो होंगी कहाँ से, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट, पहले डेंड्राइट जाएंगी, फिर सेल बॉडी में जाएगी, लास्ट में जाएगी कहाँ, एक्सॉन पे। अब जब एक्सॉन में पहुँच चुकी है तो एक्सॉन के आखिर में पहुँचेगी, एंडिंग में, और नर्व एंडिंग में, देखो नर्व एंडिंग में लास्ट में पहुँचेगा। उसके बाद सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, मतलब क्या है, सिनेप्स, जो लास्ट में सिनेप्स होता है, जो अभी आएगा, जो एक गैप होता है पूरा का पूरा, ये सिनेप्स वाला, यहाँ पे इम्पल्स ट्रिगर होगा और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करेगा, है ना, वो सिग्नल को लेके जाएगा, और नेक्स्ट जो है इम्पल्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो अगले न्यूरॉन में क्या होगा, ये केमिकल सिग्नल पहुँचेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल इन द नेक्स्ट डेंड्राइट। ये पूरी कहानी है। और फिर इस तरीके से कहानी क्या है पूरी समझो, ये कहानी है। देखो कहानी क्या है, ये बता रहा हूँ। मान लो स्टिमुलस आया, ये डेंड्राइट है, ये हिस्सा डेंड्राइट वाला है, यहाँ से आया, बिल्कुल सर, यहाँ से आया। अब मान लो ये आएगा, किसके पास आएगा, सेल बॉडी, देखो यहाँ से आया सेल बॉडी ये है। सेल बॉडी में एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन की एंडिंग तक पहुँचेगा, देखो एंडिंग तक पहुँच चुका है। अब एंडिंग में ये देखो, ये बल्ब बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब ये दूसरा वाला न्यूरॉन, मैं इसको अलग से बनाता हूँ, ये हमारा दूसरा वाला न्यूरॉन है,
ये हिस्सा दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, दूसरे न्यूरॉन की। तो ये जो गैप है, ये जो बीच में, ये जो बीच में, इसको मैं हटाता हूँ, दूसरे कलर से बनाता हूँ। तो ये जो बीच में गैप है, देखो ये जो बीच में गैप है, गैप, इसी गैप को बोलते हैं पूरे हिस्से को सिनेप्स, है ना। क्या बोलते हैं? सिनेप्स, पूरे हिस्से को, यानी ये जो पूरा का पूरा ये है, ठीक। तो यहाँ से फिर दूसरे वाले में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से पूरी कहानी होती है। तो मैंने समझा दिया आपको। तो और छोटे में देख लीजिए, आपका ये है, और आसान आपको है तो आप ये याद रख सकते हैं। पहले स्टिमुलस आया, रिसेप्टर पे आया, सेंसरी न्यूरॉन उसको लेकर गया, ब्रेन तक गया, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, इस तरीके से पूरा सिग्नल होता है। फिर आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्शन। अलग अलग टाइप के जो एक्शंस होते हैं, कौन? जैसे वॉलेंट्री एक्शंस, है ना। सबसे पहला ये कंट्रोल होते हैं हमारी इच्छा के हिसाब से, इसमें हम सोचते हैं, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जैसा कि वॉकिंग वगैरह है। फिर आते हैं इनवॉलेंट्री, जो कैन नॉट बी कंट्रोल, हमारी विल से कंट्रोल नहीं होता है, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे ब्लड की पंपिंग होती है, पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट यानी खाने का जो डाइजेशन वगैरह मूवमेंट होता है वो, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ जो ब्लड वेसल है वो, है ना, ये सारी, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। दोनों में अंतर देखना, ये भी हमारी विल से कंट्रोल नहीं होते हैं, इसमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। बात समझ में आ गई? ये पूरी कहानी। आते हैं फिर, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन एंड हाउ डज इट हैपन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे कभी हमने बोला कि रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सडन, ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, पहले डिफिनीशन आनी चाहिए, है ना। इट हैपन विदाउट द इन्वॉल्विंग ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग के बिना, एंड हेल्प इन अ क्विक प्रोटेक्शन ऑफ द, ये प्रोटेक्शन होती बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए। गर्म चीज़ को आपने जो है छुआ तो आपने हाथ हटा लिया, है ना, आपको आँख ब्लिंक कर गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। चलिए अब आते हैं कि हाउ डज़ इट हैपन, ये होता कैसे है। तो हमने कहा सर सबसे आसान है, जो भी हीट है या पेन है, चाहे हीट की बात करें चाहे पेन है, ये स्टिमुलस है, आएगा रिसेप्टर पे, बिल्कुल सर रिसेप्टर पे आएगा। ये इन्फॉर्मेशन फिर कहाँ जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ब्रेन तक नहीं गया, स्पाइनल कॉर्ड तक गया, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली फ़ौरन एक्सेंड रिस्पॉन्स सेट करेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और ये आर्गन तक लेकर आएंगे, यानी मसल तक लेकर आएंगे, तो आपका हाथ वगैरह खिंच जाएगा। ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, हाँ उसके पास एक मैसेज जाता है ताकि इन्फॉर्म कर दिया जाता है बाद में, भाई ऐसा ऐसा हुआ था। फिर आता है व्हाट इज डिफाइन द रिफ्लेक्स आर्क, ये आपसे पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर में, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। हमने कुछ नहीं होती, ये जो पाथवे है, अभी जो आपने देखा जो रास्ता कि किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन किस रास्ते से होकर जाता है, इसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे पहले रिसेप्टर पे आया है सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद रिले न्यूरॉन यानी जो जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन, और लास्ट में इफेक्टर के पास आ गया है। तो यहाँ तक पहला पार्ट ख़त्म होता हुआ। फिर आते हैं हम पार्ट ऑफ ब्रेन। अब यहाँ से भी आपको मैं समझता हूँ कि पार्ट ऑफ ब्रेन से 1 नंबर 2 नंबर आपको मिल सकते हैं आराम से, कम से कम। जैसे एग्जांपल क्या क्या पूछा है, सबसे पहला बोलता है 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेरिब्रम। अगर आपसे पूछा जाए भाई साहब थिंकिंग वाला काम कौन करेगा, वॉलेंट्री एक्शन को इन्वॉल्व कौन करेगा, इन्फॉर्मेशन को कौन करेगा, जो भी अच्छे काम होते हैं जिसमें सोचने समझने की बात होती है उसको सेरिब्रम करता है। ये क्या पूछा जाएगा अभी हम गेस करते हैं। मिड ब्रेन क्या करता है? ये प्यूपिल की साइज़ को, इतना आपको याद रखना है, या रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे भी सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हाँ यहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आएगा सेरिबेलम, ये पोस्चर को बैलेंस, है ना, ये काम करेगा, या वॉलंटरी एक्शन के प्रिसीजन में हेल्प करेगा कि कितने अच्छे से हो सकती है। दूसरा आते हैं मेडुला, जो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, और ब्रीदिंग को बोन्स कंट्रोल। अगर मैं कहूँ सर पूरे में से 1 नंबर बनाने लायक कौन सा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा ये इनवॉलेंट्री एक्शन में कौन कौन से होंगे, ब्रीदिंग हो जाती है ना, जो हार्ट बीट, ये सारे जो भी देखो सुनो, मैं 1 2 लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि ये ना रख नहीं। जो भी देखो आपने इनवॉलेंट्री एक्शन अभी पढ़ा सर, जो ब्रीदिंग हो गई है ना, स्नीजिंग हो गई है ना, ये सारे काम कौन करेगा? ये सारे काम करेगा कौन? आपका मेडुला। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा प्लांट के ऊपर आते हैं, फिर हम ह्यूमन हार्मोन, अच्छा उससे चलो ठीक, ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं, चलो पर नहीं ठीक,
पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंस प्लांट के मूवमेंट की। तो प्लांट के मूवमेंट में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट के मूवमेंट। तो हमने कहा दो टाइप के होते हैं, एक नास्टिक मूवमेंट होता है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। नास्टिक और ट्रॉपिक कई बार पूछ लेता है। डिफिनेशन क्या है देखिए, नास्टिक का मतलब क्या होता है, जो नॉन डायरेक्शनल होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट, है ना, नॉन डायरेक्शनल। और ट्रॉपिक में क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, अगला डायरेक्शन, यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब जो जैसे छुई मुई, ऐसे समझना, छुई मुई है, अब छुई मुई को आपने कहीं भी छुआ तो इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि भाई साहब जैसे सनलाइट आ रही है, अभी पढ़ेंगे, सनलाइट आ रही है तो रूट कहाँ जाएगी, शूट कहाँ जाएगी, ज़मीन है, ग्रेविटी है तो शूट कहाँ जाएगी, रूट कहाँ जाएगी, उसके हिसाब से क्या कॉज होता है, चेंज इन टर्गर प्रेशर। अब आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और जहाँ पे स्टोमेटा आपने पढ़ा था, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, टर्गर प्रेशर यानी पानी कम होता है या ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ मूवमेंट होता है। और ग्रोथ मूवमेंट कैसे होगा, जो हार्मोन वगैरह होंगे, ग्रोथ सेल की ग्रोथ होगी उससे होगा। जैसे एग्जाम्पल, फोल्डिंग ऑफ लीव इन मिमोसा पुडीसिया जो भी है, ठीक है ना, टच मी नॉट प्लांट जो भी होता है, मिमोसा फैमिली का ये भी है, फैमिली है। ओपनिंग क्लोजिंग, इसमें क्या होगा, बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड द लाइट, टुवर्ड द शूट टुवर्ड द लाइट, रूट जो है ना वो नीचे की तरफ जाती है, अभी हम पढ़ेंगे। तो एक शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या याद रखना है, ये देखिए, तो शॉर्ट फॉर्म है आपका वो ये है, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक, जो शॉर्ट फॉर्म आपका है वो ये है। जो नास्टिक होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, टर्गर बेस्ड होता है। अब देखो एक वर्ड ये भी आ गया यहाँ पे, टेम्परेरी, सही बात है, टेम्परेरी हो, छुई मुई थोड़ी देर के बाद सही हो जाएगी, लेकिन एक बार जो ग्रोथ हो गई रूट की नीचे की तरफ, अब वो घटेगी नहीं। इसमें देखो ये सीख, ठीक, आते हैं। अब आते हैं ये, यहाँ से आपको पक्का है 100% है, 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 से 2 नंबर यहाँ पे आपके आराम से मिल सकते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट जो मूवमेंट है, अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, समझिए इजी फॉर्म में है कि देखिए एक पॉजिटिव होगा या एक निगेटिव होगा, यानी जिस तरफ स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अवे जा रहे हैं तो निगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल इजी, फोटोट्रॉपिज्म, पहले ये पता होना चाहिए, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। अगर हम लाइट की तरफ जाते हैं तो बताओ स्टेम कहाँ जाता है, ऊपर, तो स्टेम ऊपर जाता है, यानी स्टेम टुवर्ड द लाइट जाता है, जबकि रूट क्या होती है, नीचे जाती है, अवे फ्रॉम द लाइट। आसान। जियोट्रॉपिज्म, जियो का मतलब ग्रेविटी यानी ज़मीन की तरफ, तो भाई साहब रूट ज़मीन की तरफ जाती है, जबकि शूट तो अपवर्ड जाती है, निगेटिव मूवमेंट शो करेगा। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी, फिर वही आ गई भाई साहब, जो रूट होती है वो टुवर्ड द वाटर, नीचे की तरफ जाती है ना, पानी नीचे है, ये मतलब समझ, आसमान से पानी नहीं चुरा रहे हैं हम, नीचे की बात कर रहे हैं ज़मीन के। रूट टिप ग्रो अवे फ्रॉम द रूट टिप, टिप की बात क्या हो रही है, टिप ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है ना, शूट टिप। अब यहाँ पे देखो एक रूट ग्रो टुवर्ड वाटर, यहाँ पे मैं काट के, वरना कन्फ्यूज़ फालतू में आप हो जाएंगे यहाँ, तो हम यहाँ पे करते हैं शूट की बात करते हैं ना, अवे फ्रॉम द वाटर। हालांकि अगर हम इस पे बात ही ना करें तो कोई मसला नहीं है, एक ही बात करें तो ज़्यादा बेटर है कि रूट जाता है, शूट की तो बात ही नहीं करें, शूट तो ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर तो उसको पानी मिलेगा नहीं। चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं शूट, ओके। चलिए आते हैं उसके बाद थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो क्या होता है, टेंड्रिल। अब थिग्मो का मतलब क्या होता है, टच। जो टेंड्रिल होती है आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर, ऐसे जो है अनार वगैरह या कह सकते हैं सरबुतिया वगैरह घरों में जो होता है, ऐसे जो भी जहाँ सपोर्ट देते हैं वहीं पे क्या होता है, कॉइल करके घूम के रह जाता है, ठीक है ना, ये होता है। तो तब आता है कीमोट्रॉपिज्म यानी केमिकल। पॉलन ट्यूब को आपने देखा होगा, हालांकि देखा नहीं होगा, पढ़ा होगा। पॉलन ट्यूब वो ओयूल की तरफ जाती है, ओयूल की तरफ जाती है, ठीक है ना, ये बात। तो इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए सर कौन सा ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं, तो एक तो कीमोट्रॉपिज्म के पूछे के चांसेस होते हैं, दूसरा फोटोट्रॉपिज्म का पूछने का चांसेस होते हैं। चलिए अब आते हैं ये एक पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स एक नज़र में देख लेते हैं, सबसे आसान। एक इलेक्ट्रिकल होता है, एक केमिकल होता है, केमिकल से। अब सीधी सी बात है यार, जो इलेक्ट्रिकल होता है, आप सोचो लाइट इलेक्ट्रिकल, ये फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, जबकि जो केमिकल वाला होता है, जो हार्मोन से होता है, वो बहुत स्लो होता है, न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह, ठीक। अब ये अच्छा, अगर ये बहुत तेज़ होता है लेकिन कैन नॉट बी जनरेटेड कॉन्टीन्यूसली, ये लगातार जनरेट नहीं होता है, थोड़ी थोड़े गैप लेकर होता है, जबकि इसमें क्या होता है, ये स्टडी होता है और लगातार और काफ़ी देर तक रहता है। रीच, अब ये इंपॉर्टेंट अगला,
अब जो ये होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है सिर्फ उन्हीं सेल तक पहुंचता है जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है। अब जाहिर सी बात है यार, अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस में आएगा, नर्वस टिश्यू में आएगा, तो जो नर्वस से कनेक्टेड होंगे सिर्फ उन्हीं टिश्यू तक जाएगा, जबकि जो केमिकल होता है ब्लड के थ्रू पूरे शरीर के सभी सेल तक पहुंचता है, चाहे कनेक्शन हो चाहे ना हो। ठीक, अगला लिमिटेशन क्या है, सेल को नई इम्पल्स जनरेट करने के लिए, जैसे मैंने कहा एक के बाद जनरेटर स्टार्ट हुआ, अब दूसरी बार जब उसको नर्व इम्पल्स देना है तो थोड़ा सा गैप लेता है, तो रीसेट होने में टाइम लगता है, जबकि इसमें कोई टाइम नहीं होता। ये हार्मोन है, केमिकल है, ये लगातार काम करते रहते हैं, लगातार। ये है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे बेस्ड होता है, जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है। सोडियम पोटेशियम आयन होते हैं, उनसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होती है, 70 मिली वोल्ट होती है, उसके थ्रू काम करते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जबकि ये केमिकल से काम करते हैं। ठीक, और यूज़ क्या होता है इसका, ये तुरंत रिस्पॉन्स के लिए, यानी आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स देना है उसके लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है ना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल, इन सारी चीज़ों के लिए। अब आते हैं ये दो पार्ट, अब ये दो पार्ट मेरे सबसे वीआईपी हैं, हो ही नहीं सकता भाई साहब इनसे टीचर क्वेश्चन ना दे। अब क्वेश्चन कैसा देता है वो उस पर डिपेंड करता है। पहला आता है भाई, जब प्लांट हार्मोन कौन से होते हैं, एनिमल हार्मोन क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना, देखिए ऑक्सिन प्लांट का हार्मोन है, कहाँ प्रेजेंट होता है सर, शूट की टिप पे होगा, शूट की टिप पे होगा। ये लॉन्गर है ना, इनव देखो, ग्रो लॉन्गर, लॉन्ग करेगा, ये बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व होता है। फोटोट्रॉपिज्म जो लॉन्ग करता है, ऊपर की तरफ जाएगा सनलाइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है ना, क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ ऑक्सिन, मैं लिख देता हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा, बुक में है एनसीईआरटी में, जहाँ ये टॉपिक खत्म हो रहा है बाएं पेज पे नीचे पैराग्राफ लास्ट वाला है। हाउ ऑक्सिन प्रोमोट फोटोट्रॉपिज्म, हाउ ऑक्सिन प्रोमोट फोटोट्रॉपिज्म, ऑक्सिन फोटोट्रॉपिज्म को प्रमोट कैसे करता है। तो आपको कहानी हल्की सी समझ में आ गई होगी। शूट टिप पे होता है, अब शूट टिप पे होगा तो शूट टिप को बेंड करेगा, फोटोट्रॉपिज्म वाला, पूरा कहानी पढ़ लीजिएगा। अगला आता है जिब्रेलिन, ये भी स्टेम के ग्रोथ को हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा अपने यहाँ दिया नहीं है, हालांकि और भी फंक्शंस होते हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, एक नंबर में हमेशा आते हैं। ठीक, एब्सिसिक एसिड क्या है, ये स्टॉप करता है, स्टॉप ग्रोथ को रोकता है ना। स्ट्रेस हार्मोन भी इसे कहते हैं, ठीक, स्ट्रेस हार्मोन भी इसे कहते हैं। चलिए, पत्तियों के कॉज, पत्तियों का मुरझाना इससे होता है। तो ये बहुत कम दिया है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, जब डिटेल में नोट्स बनेगी, वीडियो है उसमें दूंगा। अब आते हैं यहाँ ह्यूमन के हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, यहाँ से देखिए ग्रोथ हार्मोन निकलता है पहला, पिट्यूटरी से अपने यहाँ हालांकि 7-8 हार्मोन निकलते हैं, बट अपने सिलेबस में है नहीं, क्लास 11th में है। ये ग्रोथ हार्मोन, अब ग्रोथ क्या करेगा, हाइट को इंक्रीज करेगा। अब सोचो ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो बौना हो जाओगे, है ना, इस तरीके से। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, नेक के अंदर होती है, इससे निकलता है थायरॉक्सिन, जो जनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, तो इससे भी बॉडी में ग्रोथ होगी। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है उसे बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, इससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाज जो स्टमक के पास है, इससे इंसुलिन निकलता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। टेस्टिस जो होता है, स्क्रोटम, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, बताना ही नहीं है। स्पर्म प्रोडक्शन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो बॉयज़ में होता है इसकी वजह से। ओवरी जो गर्ल्स में होती है, यूटेरस के पास एस्ट्रोजन निकलता है, जो एग प्रोडक्शन में, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करता है। तो ये छोटे छोटे जो हार्मोन्स है, ये उनकी बातें हो रही हैं, है ना। चलिए आते हैं उसके बाद कुछ, हाउ डज़ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अब फिर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन और बनेगा, यहाँ पे आयोडीन वाला क्वेश्चन बनेगा कि आयोडीन क्यों होना चाहिए डाइट के अंदर। तो आयोडीन का सीधा लिंक होता है किससे, थायरॉक्सिन से। आयोडीन का किससे लिंक है, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन से आयोडीन का पूरा लिंक होता है, आप ये कह सकते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि कोई हार्मोन अगर ज़्यादा हो गया है ना, कोई हार्मोन अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको भाई साहब कम करिए, ऐसा ना हो कि मामला रफा दफा हो जाए। तो फीडबैक मैकेनिज्म भी ये होता है, कम ज़्यादा करना है, सिग्नल देना है, कब क्या पहुंचाना है, तो ये भी एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है अच्छे तरीके। तो हमने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लूँगा ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड। तो ये भी मैं इसको वीआईपी कैटेगरी के अंदर डालता हूँ। इसको क्या है समझिएगा, देखिए बहुत आसान है। शेर ने आपको दौड़ाया तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो हमने कहा देखिए इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसको बोला जाता है, ठीक, जो एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट, पर एक नंबर यही मिल जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट ड्यूरिंग कब, स्ट्रेस, फियर, एंगर, एक्साइटमेंट या डेंजर,
ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या क्या होगा। समझ ले, एक कहानी समझिएगा, शेर ने आपको दौड़ाया तो जाहिर सी बात है यार आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हार्ट बीट आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा मसल को और ब्रेन को, मसल और ब्रेन को ज़्यादा सप्लाई, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगी ताकि आप ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सको। अगला, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा ताकि आप जल्दी से जल्दी सप्लाई करो ब्लड का, है ना। ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम डिक्रीज, डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर दी जाए, क्यों, हमें तो क्या करना है, मसल को देना है। प्यूपल डायलेट हो जाएगा ताकि आप जल्दी से ज़्यादा आप देख पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में आए। मोर ग्लूकोज रिलीज, लीवर से ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज़ हो जाएगा, है ना, ताकि जल्दी से जल्दी आपको एनर्जी मिल सके। मसल मोर एक्टिव हो जाएगी ताकि आप फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी हो जाओ, भागो जल्दी से, इसलिए आपकी स्पीड दुगना हो जाती है। तो इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो उम्मीद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, आप गलती से कोई इधर उधर क्वेश्चन आ गया वो अलग बात है, बट वीडियो में सारी चीज़ें। अब कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर किया करिए।